Dear student of class 8, I am continuing my lecture on your chapter number 12, friction. Now I am explaining you the factors which affect the friction. ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन होता क्या है, किस वजह से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड अपोजिट द मोशन. अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. The force of friction depends upon the following factors. First, on horizontal surface, the force of friction is directly proportional to the weight of the body which moves. If weight is increased, irregularities between the surfaces get interlocked tightly and the surface offer more friction. देखो, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करा रहे हो, ठीक है, अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो वेट जितना ज़्यादा होगा, इरेगुलरिटीज़ जो उसके सरफेस पे होंगी वो उतनी ही ज़्यादा टाइटली इंटरलॉक्ड हो जाएंगी जिस सरफेस पे वो मूव करा रहे हो उसको. ठीक है, तो इट मीन्स मोर द वेट ऑफ द बॉडी मोर द फ्रिक्शन इज क्रिएटेड. ठीक है, अगर आप किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप किसी बॉडी को मूव करा रहे हो तो बॉडी का वेट जितना ज़्यादा होगा, मोर द वेट ऑफ द बॉडी मोर द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज टाइटली. वो इरेगुलरिटी उतनी ही टाइटली इंटरलॉक्ड होंगे और जितनी इरेगुलरिटीज आपकी टाइटन होंगी, इंटरलॉक्ड होंगी, वो उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन को क्रिएट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजियर टू ड्रैग अ मैट ओवर ग्राउंड बट टू ड्रैग द सेम मैट बिकम्स डिफिकल्ट इफ ए पर्सन सिट्स ऑन इट. आप क्या कर रहे हो, आप एक मैट को जो आपके ग्राउंड पे बिछा हुआ है उसको ड्रैग कर रहे हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे खींच रहे हो, धकेल रहे हो. ठीक है, लेकिन अगर उसी मैट के ऊपर जाकर एक पर्सन बैठ जाए तो क्या होगा, उसको ड्रैग करना आसान होगा. आप कहोगे ना कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रैग. ठीक है, तो अगर एक पर्सन उसके ऊपर बैठ जाएगा तो उसका वेट भी तो उसके ऊपर आ जाएगा ना, तो मतलब वेट इंक्रीज हो जाएगा. तो वेट इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी. The force of friction depends on the nature of the surface in contact. For example, the force of friction between highly polished surfaces is very small as compared to the force of friction acting between the two rough surfaces. अब एक पॉइंट तो हमारा हो गया वेट का, मोर द वेट मोर द फ्रिक्शन. जिस बॉडी को आप मूव करा रहे हो अगर उसका वेट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन ज़्यादा एक्ट करेगा. जिस सरफेस पे आप उसको मूव करा रहे हो उसके साथ उसकी इरेगुलरिटीज़ जो होंगी वो ज़्यादा इंटरलॉक्ड हो जाएंगी. और दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ द सरफेस. जिस सरफेस पे आप बॉडी को मूव करा रहे हो वो जितना ज़्यादा पॉलिश सरफेस होगा, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन हाईली पॉलिश सरफेसेस इज़ वेरी स्मॉल. हाईली पॉलिश सरफेसेस पे फ्रिक्शन बहुत कम एक्ट करती है. ठीक है, रफ सरफेसेस के कंपैरेटिवली. ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने कई बार बताया है कि मोर द रफनेस मोर द फ्रिक्शन, लेस द रफनेस लेस द फ्रिक्शन. तो पॉलिश सरफेस का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन कम से कम होना. जितना ज़्यादा हाईली पॉलिश सरफेस होगा वो उतना ही कम फ्रिक्शन क्रिएट करेगा क्योंकि इरेगुलरिटीज़ ही नहीं होंगी. कम इरेगुलरिटीज़ होंगी तो इंटरलॉकिंग भी तो कम होगी ना, और कम होंगी तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली कम होगी. अब टू शो दैट ए रफ सरफेस एक्सर्ट्स ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स देन अ स्मूथ सरफेस. अब इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे कि एक रफ सरफेस जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करता है देन अ स्मूथ सरफेस. What are the material required? Wooden block, plyboard piece, a pencil shell, a piece of cloth, sand. Procedure: make an inclined plane with wooden block and plyboard on table or floor. Put a mark with a pen at any point on the inclined plane. पहले आपने एक inclined plane बना लेना है वुडन ब्लॉक और प्लाईबोर्ड की हेल्प से ऑन द टेबल और फ्लोर, और उसके बाद एक मार्क लगाना है विद ए पेन एट एनी पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आप एक मार्क लगाओगे एक पॉइंट के ऊपर. नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड नोट डाउन द डिस्टेंस इट मूव ऑन द टेबल और द फ्लोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट.
नाउ स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। आपने देखो दो आपको फोटोज दिखाई हुई हैं, ठीक है। एक फोटो में ए में क्या दिखाया हुआ है, किस तरह से हमने एक वुडन एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया है, एक बुक रखी हुई है और एक वुडन पीस है आपका, है ना, या एक प्लाई बोर्ड है। ऐसे ही दूसरी बार भी आपने बी के ऊपर भी इस तरह से किया हुआ है। ए में आपने क्या किया है, टेबल के ऊपर आपने उस जो आपने इंक्लाइंड प्लेन बनाया है उसके ऊपर आपने एक पेंसिल सेल को मूव कराना है। जिस पॉइंट पे आपने मार्क लगाया था उस पॉइंट से आपने उस सेल को मूव कराना है, ठीक है, जो आपका टेबल पे इंक्लाइंड प्लेन से मूव होके आएगा, ठीक है। उसने कितनी मूवमेंट कॉज की टेबल पे या फ्लोर पे बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। अब दूसरी बार बी में क्या दिखाया हुआ है, उस टेबल के ऊपर आपने एक क्लॉथ को स्प्रेड कर दिया है। अब वही इंक्लाइंड प्लेन है आपका, वही आपका पेंसिल सेल है और आपने उसी पॉइंट जिसके ऊपर आपने मार्क लगाया है वहां से जो है आपने इसको मूव कराना है, ठीक है। अब आपने डिस्टेंस नोट करना है कि हाउ मच डिस्टेंस द पेंसिल सेल मूव्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नाउ स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल, मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ एंड रिपीट द एक्टिविटी अगेन। Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table and or floor. Maintain the same slope throughout the activity. The above activity shows that a rough surface exerts greater frictional force than a smooth surface. अब आपने बी पार्ट में क्या दिखाया हुआ है, जो बी फोटो थी उसमें दिखाया था कि आपने टेबल के ऊपर एक पीस ऑफ क्लॉथ को स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि उस क्लॉथ के ऊपर बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए, सलवटें नहीं होनी चाहिए, मतलब कपड़ा कहीं से भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। अब फिर इस एक्टिविटी को करेंगे। अब इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे, अब टेबल के ऊपर आप क्या करो, अ थिन लेयर ऑफ सैंड बिछा दो। आपने टेबल लिया है या फ्लोर लिया है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जिसके ऊपर आपका वो पेंसिल सेल मूव करके इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है, वो टेबल है या फ्लोर है, उसके ऊपर सैंड बिछा दो, ठीक है। अब मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। पूरी एक्टिविटी में जब आपने बिल्कुल टेबल या प्लाईवुड यूज़ की थी तब, दूसरी बार जब आपने क्लॉथ स्प्रेड किया उसके ऊपर, और तीसरी बार आपने जब उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर सैंड डाल दी, तीनों ही बार पे आपका जो स्लोप होना चाहिए वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए थ्रू आउट द एक्टिविटी, ठीक है। द अबव एक्टिविटी शोज दैट अ रफ सरफेस एक्सर्ट ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स दैन अ स्मूथ सरफेस। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे आप रफनेस बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप रफनेस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा रफनेस होगी फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा एक्ट करेगी, और वो जो पेंसिल सेल आपका मूव करके इंक्लाइन प्लेन से नीचे आएगा, ठीक है, रफनेस बढ़ेगी तो उसका मोशन स्लो डाउन हो जाएगा, वो टेबल पे उतना ही कम डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर? ठीक है। आप जब भी आप रफनेस बढ़ाओगे, ठीक है, आपने सैंड बिछा दी, सैंड बिछाने में क्या होगा, इरेगुलरिटीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो पेंसिल सेल है वो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, while coming on the floor or table. Friction can be static, sliding or rolling according to the state of motion of the object. अब हमने फ्रिक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पे डिपेंड करता हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो है वो स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ठीक। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। The force required to overcome friction is at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. For example, the friction caused to move a stationary heavy box is the measure of static friction. तो static friction क्या होता है? static friction वो friction होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है start moving from rest, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से मूव करने की तरफ जाता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट होता है दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने आपको बार बार बताया है कि फ्रिक्शन जो है आपका वो फोर्स है
जो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन एक्ट करती है और मोशन को अपोज कर रही है, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी उस टाइम लगे जब आपका ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पोजीशन से जस्ट स्टार्ट टू मूव हो, ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग, तो उस टाइम जो आपका मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिक्शन कोज टू मूव अ स्टेशनरी हैवी बॉक्स इज द मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने एक हैवी बॉक्स को मूव कराना है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, आपने उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, ठीक है। तो उस टाइम जब आप वो जो फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, उस टाइम फोर्स लगाते हुए आपका जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट टू दैट फोर्स, ठीक है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन ऑफ देम जस्ट स्लाइड ओवर द अदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। जब आपकी बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, जस्ट स्लाइड ओवर द अदर, पहला क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन। जिस टाइम आप फोर्स लगा रहे हो, अभी बॉडी मूव करनी स्टार्ट नहीं की है, आप मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, तो वो तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जब आपकी बॉडी जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे ओवर द सरफेस, ठीक है, द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे उस बॉक्स के सरफेस और उस ग्राउंड के बीच में, डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, उनको इतना समय नहीं मिलेगा कि वो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे अपने आप को लॉकअप कर सकें, ठीक है। तो बॉडी जो होगी वो स्लाइड करना शुरू कर देगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली छोटा होता है, कम होता है। एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन दैन टू गेट इट स्टार्टेड, ठीक है। और अगर एक बार आपकी बॉडी मोशन में आ जाती है तो उस टाइम आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है। स्टैटिक फ्रिक्शन उस टाइम जो है आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी दैन टू गेट इट स्टार्टेड। जिस टाइम आपने फोर्स लगाई थी, आपकी बॉडी ने स्टार्ट करना शुरू नहीं किया था, आप फ्रिक्शन को ओवरकम करना चाह रहे थे ताकि आपकी बॉडी स्टार्ट हो सके, तो वो तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जब आपकी बॉडी एक बार स्टार्ट हो गई, स्लाइड ओवर होना स्टार्ट हो गई, जस्ट स्लाइड ओवर, तो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। The force of friction between the two surfaces in contact when one of them is rolling over the other is called rolling friction. For example, the friction between a ball bearing on a floor is a rolling friction. The rolling friction is smaller than the sliding friction. देखो, जब आपकी बॉडी फ्लोर के ऊपर रोल करेगी, ठीक है, जब आपकी बॉडी फ्लोर के ऊपर रोल करेगी, ठीक है, जैसे किसी चीज़ में व्हील्स लगे होते हैं तो वो रोलिंग फ्रिक्शन कॉज करता है, ठीक। फॉर एग्जांपल, द फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉल बियरिंग, जो बॉल बियरिंग का फ्रिक्शन होता है, क्योंकि बॉल बियरिंग जो होती हैं वो स्फेरिकल इन शेप होती हैं और अलग अलग मशीन्स में लगाई जाती हैं ताकि हमारा जो फ्रिक्शन क्रिएट हो, दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि हमारा रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है और फ्रिक्शन जितना कम होगा हमारी बॉडी उतना ही अच्छे से काम करेगी, उतने अच्छे से मूव कर पाएगी। तो ये बहुत सारी मशीन्स वगैरह में ये बॉल बियरिंग लगाया जाता है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी रोल करती है सरफेस के ऊपर तो दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। और इससे पहले क्या था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब आपकी बॉडी स्लाइड कर रही है, जस्ट टू स्लाइड ऑन द सरफेस है, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। और जब आपकी बॉडी ने मूव करना शुरू ही नहीं किया था, आप मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो ताकि आपकी बॉडी मूव कर सके, तो वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था। तो रोलिंग फ्रिक्शन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, ठीक है। तो स्टैटिक सबसे ज़्यादा और उसके बाद आपका उसके बाद आपका जो आएगा वो होगा, नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम
उसके बाद स्टैटिक के बाद आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो आप जब रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट कराते हो बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग इन द मशीन, तो आपका फ्रिक्शन जो होता है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको सीखें। टू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या सीखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। हाउ टू प्रूव इट। आपने मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, एक थिक बुक लेनी है, पेंसिल्स 3 और 4 पेंसिल्स लेनी। फ्रिक्शन कैन बी स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने फ्रिक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पे डिपेंड करता हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो है वो स्टेट ऑफ मोशन क्या है। ठीक, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन इज एट द इंस्टेंट an object start moving from rest is a measure of static friction. For example, the friction caused to move a stationary heavy box is the measure of static friction. तो static friction क्या होता है? static friction वो friction होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है start moving from rest, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से मूव करने की तरफ जाता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट होता है दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने आपको बार बार बताया है कि फ्रिक्शन जो है आपका वो फोर्स है जो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन एक्ट करती है और मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी उस टाइम लगे जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से जस्ट स्टार्ट टू मूव हो, ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग, तो उस टाइम जो आपका मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, मेजर ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रिक्शन कोज टू मूव अ स्टेशनरी हैवी बॉक्स इज द मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने एक हैवी बॉक्स को मूव कराना है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, आपने उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, ठीक है, तो उस टाइम जब आप वो जो फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, उस टाइम फोर्स लगाते हुए आपका जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट टू दैट फोर्स, ठीक है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। रिजल्ट, द बुक मूव्स इजिली व्हेन प्लेस्ड ऑन द पेंसिल्स। अब आप क्या देखोगे, जब आप पेंसिल के बिना आप बुक को पुश कर रहे थे टेबल के ऊपर तो आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे टू मूव दैट बुक, और जब आपने अब पेंसिल्स रख दी और पेंसिल्स के ऊपर आपने अपनी बुक रख दी, तो आप बुक रखने से आप जब उसको पुश करोगे तो आप उसको इजीली मूव करा लोगे। ठीक है, मतलब पेंसिल्स रखने से ऐसा क्या हो गया, पेंसिल्स रखने से हमें उसे पुश करने में इजी क्यों लग रहा है, वाई लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो कंक्लूजन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जब आपने पेंसिल्स रख दी तो आपका जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करा दिया बाय प्लेसिंग द बुक ऑन द पेंसिल्स, क्योंकि पेंसिल्स जो होती हैं वो एक तरह से व्हील का काम कर रही है। जैसे आप एक काम करो, आपके पास एक ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस में सामान भर दो, ठीक है, अब ब्रीफ केस को फ्लोर के ऊपर स्लाइड कराओ। आप कहोगे जी बहुत हैवी है ये, तो इसको तो स्लाइड कराना बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद क्या करो, उस ब्रीफ केस के नीचे व्हील्स लगा दो, ठीक है, 4 व्हील्स लग जाएंगे। अब आप उसको मूव करा के देखो, तो अब आप देखोगे कि बहुत कम फोर्स लगाने पर ही आपका बॉक्स मूव करता जा रहा है, आपका ब्रीफ केस मूव करता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, पहले जो आपका फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था दैट वाज स्लाइडिंग, अब आपने व्हील्स लगा दिए तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, जिसकी वजह से उसको मूव कराना ईजियर हो जाता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तब तक मूव नहीं करा सकते जब तक कि फ्रिक्शन जितना एक्ट कर रहा है आप उसके ओवरकम नहीं कर लेते। एक बॉडी को जब आप किसी भी सरफेस पे मूव कराते हो तो दोनों सरफेसेस के बीच में एक फ्रिक्शन एक फोर्स एक्ट करती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करोगे फ्रिक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब जब तक आप इतनी फोर्स नहीं लगा लेते कि वो फ्रिक्शन आपकी ओवरकम हो जाए,
ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को मूव कराना चाहते हो, दस द रोलिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमारी रोलिंग होती है तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। दैट इज़ वाई ऑल द व्हीकल्स आर माउंटेड ऑन व्हील्स एंड बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड। इन अ बॉल बियरिंग द एक्सल रोटेट्स ऑन द बोल्स विदाउट स्लाइडिंग। तो अब रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए हर व्हीकल में क्या लगाया जाता है, व्हील्स लगाए जाते हैं। वो व्हील्स क्या करते हैं, हमारे फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, सो इट इज़ ईजियर टू मूव द व्हीकल्स। और ऐसे ही मशीन के अंदर बॉल बियरिंग लगा देते हैं, वो बॉल बियरिंग भी क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और हमारी मशीन्स जो होती हैं वो लेस फ्रिक्शन के साथ वर्क करती हैं, जिससे वो ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं होती एंड इट इज़ स्मूथ टू मूव द मशीन। जो वर्किंग ऑफ मशीन होती है वो स्मूथ हो जाती है बाय द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स। तो इस तरह से बाय यूजिंग द व्हील्स एंड बाय यूजिंग द बॉल बियरिंग्स वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ योर लेक्चर इज ओवर. Make practice and listen the lecture 2-3 times. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay.